गली का कब्जा वाला मुंबई शहर के अंदर वहां पर बाहर सोते हैं या जो भी होता है, मुंबई के शहर के अंदर गली का तबले वाला बजाता है शाम को 2 घंटे तबला, 1,500 रुपया उसे मिलता है। और एक होता है जाकिर हुसैन जो ऐसे बापू ऑडिटोरियम में आके शाम दे देता है 2 घंटे और 1 करोड़ रुपया लेता है। बजा तो बोलो तबला ही है ना, तो एक को 1,500 रुपया मिल रहा है, एक को 1 करोड़, यानी कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपया लेता है जाकिर हुसैन एक शाम को 2 घंटे बजाने का। तो एक होता है गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला। एक होता गली का सेल्समैन स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, और एक होता प्रोफेशनल सेल्स का बंदा जिसने सेल्स की मास्टरी की है। यानी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की मास्टरी की है, 8 घंटे रियाज करती है दिन में। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक प्रैक्टिस करता है, या 5 घंटे रियाज करता है। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, एक होता है गली का चेस जो आपने भी खेला है, शतरंज जो आपने भी खेला, हमने भी खेला है, और एक होता विश्वनाथन आनंद का शतरंज, और वो है प्रोफेशनल शतरंज खेलने वाला या चेस प्लेयर। कहने का मतलब ये है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब 1985 में ये बात कही कि जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमानी है, पैसे कमाने हैं और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीनी है। यानी चाहत का मतलब है कि आज शाम को आपकी चाहत है कि आपको 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आपने बैंक में से चेक काटा और आपने गाड़ी खरीदी, ये चाहत होती है। आपकी बेटी आई और कहा कि पापा मुझे सिंगापुर में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे 50 लाख की जरूरत है। आपने एक चेक काटा और आपने बेटी को दे दिया, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब एक बाप वो होता है जो 50 लाख का चेक काट के देता है या 20 लाख की चेक काट के निकाल के अपना गाड़ी खरीद लेता है, और एक बाप है जिसके पास उसकी बेटी या बेटा जाता ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बाप के पास ना 20 लाख है ना 50 लाख है, ना इसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं पड़े। तो बेटा और बेटियां अपनी चाहतों को मार देते हैं। Are you getting my point? आप में से ऐसे कई इंसान हो सकते हैं जिनके बेटे बेटियां आप तक ये ख्वाहिश लेके भी नहीं आते हैं कि पापा हमें 50 लाख रुपए चाहिए, सिंगापुर जाके शादी करनी। और एक हमारी बेटी है जो आई और हमसे कहा पापा 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले ऑस्ट्रेलिया में जाके पेटिसरी शेफ का कोर्स करना है। मैं मम्मी के पास जाके पैसे ले लें। मेरी दूसरी बेटी आई, बोले पापा मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले अमेरिका जाना है, हायर स्टडीज करनी है, मैं मम्मी से पैसे ले लें। थोड़े दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे 10 बजे कहा कि 2-3 साल हो गए मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है घोड़सवाड़ा गाड़ी खरीदने का। मैं बोला 4 बजे चलते। उसने कहा कहाँ? मेरा गाड़ी खरीद। इसका मतलब है कि अगर आपकी बीवी को चाहत आई 10 बजे सुबह, तो डिलीवरी शाम को 4 बजे हो जाना चाहिए। अगर आपकी बेटी को 10 बजे सुबह जाना है या बेटे को किधर जाना है, हायर स्टडीज करनी है, और अगर आपको एक चाहत आ गई कि पटना में एक प्लॉट लेना है, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है समझो, और आपको एक प्लॉट लेनी है, तो आपने अपनी चाहत के हिसाब से वो प्लॉट को ले लिया। तो चाहतों के हिसाब से जिंदगी अगर जीनी है और जरूरतों के हिसाब से नहीं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो पटना में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ हमारी बेटी पढ़ सकती है, पटना में भी बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ हमारी दूसरी बेटी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन वो तो फिर जरूरत वाली बात हो गई, वो बात नहीं है ना, कौन सी वाली? चाहत वाली बात ही नहीं। तो हमारी बीवी ने अगर हमारी उसकी चाहत को मार दी, हमने हमारी चाहत को मार दी, और अगर हमारे बच्चों ने उनके चाहत को मार दिया, तो जिंदगी में जो बड़े मस्त चीज होते हैं जो हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। और आज सीएम के माध्यम
रिचार्ज के माध्यम से हम उन सपनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मात्र तभी जब हम इसे एक प्रोफेशन करके चुनेंगे, इसे एक नौकरी या काम करके नहीं चुनेंगे। आर यू विथ मी? तो स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे कहा कि अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो आपको सेल्स में आना पड़ेगा। तब मुझसे मैंने कहा कि मुझे तो सेल्स के बारे में नहीं मालूम। तो उसने कहा सेल्स के बारे में मालूमात कर, सेल्स की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ऑडियोस और वीडियोस हैं, तो उसे खरीद, एक बाय एक खरीद और उसकी मास्टरी कर। तब से लेके उसके बाद के कई साल तक हमने सेल्स के 400 किताबें खरीदी, 400 किताबें खरीदी, 1250 वीडियोस और ऑडियोस हमने खरीदा और उसे सारे चीजों को चाट चाट के पढ़ के हमने सेल्स की मास्टरी की। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब कहा कि सेल्स एक प्रोफेशन है, इसे एक नौकरी या काम, नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है जो आपने ले लिया है, नेटवर्कर जो एक सेल्स का काम है, आप उस लाइन में चाहते या ना चाहते हुए भी आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने एक काम तो ले लिया है। इसको एक काम करके लेना है कि एक प्रोफेशन करके लेना है, ये आपके हाथ में। आप इसमें काम करके लेंगे, मजदूरी करके लेंगे, कि आप इसमें एक प्रोफेशन करके लेंगे, बताइए। और अगर आपने प्रोफेशन करके लिया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने इसको एक प्रोफेशन करके लिया और उस प्रोफेशन की मास्टरी करने के लिए आप कई घंटे देने के लिए तैयार है, जैसे जाकिर हुसैन 5 घंटे रियाज करता है, सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन 8 घंटे रियाज करती है दिन का। खेलने के पहले 8 घंटे का प्रैक्टिस कई महीनों तक चलता रहता है, उसके बाद खेल के लिए उतरती है। इसी तरह से विराट कोहली 3.5 घंटे रोज नेट प्रैक्टिस करता है। क्रिकेट जो कि बचपन से वो खेलता है, लेकिन नेट में प्रैक्टिस करता है 3.5 घंटे और 2 घंटे जिम जाकर बॉडी के ऊपर काम करता है। 5.5 घंटे खड़ा ये काम करने के बाद जब वो फील्ड में उतर के सेंचुरी लगाता है और लोग उसको करोड़ों रुपया देते हैं और 4,000 करोड़ रुपया जो उसके बैंक में पड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो रियाज करता है। और हमने से कई लोगों ने अभी तक ये तय भी नहीं किया कि हमको ये काम करके लेना है, कि ये प्रोफेशन करके लेना है। और अगर प्रोफेशन करके लेना है तो इसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पढ़ाई के लिए जो पैसे लगने वाले, जितना हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने पिछले 40 सालों में इसके ऊपर, संतोष नायक के ऊपर 1,64,00,000 रुपया लगाया पढ़ाई के लिए। 1,64,00,000 कहने का मतलब है इन 40 सालों में इतना पैसा मैंने अपने ऊपर लगाया, और ये इसलिए ताकि मैं दिन का बहुत ही मस्त पैसा कमा सकता। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि सेल्स में जुड़ जा, तो हम चले गए कि चलो हम सेल्स में जुड़ जाएंगे। तो एक कंपनी थी उस जमाने में, यूरेका फोर्ब्स, नाम सुना आपने? यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई की मशीन बेचती है, और एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरिफायर बेचती है, ये 2 चीज बेचने वाली यूरेका फोर्ब्स के कंपनी में हम चले गए और वहां पर हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि हम बड़े दुबले पतले थे। हमें देख के ऐसा लगा नहीं कि 18-20 किलो का सूटकेस लेके ये लड़का संतोष नायक घर में जाके, गली में जाके वैक्यूम क्लीनर भेज सकता है। इसकी टोटल वजन तो 45 किलो इसकी खुद की वजन है। 20 किलो का ये वैक्यूम क्लीनर जो मशीन है, ये घर में जाके ये बेच नहीं सकता। बिल्डिंग में ऊपर से नीचे आपको जाना पड़ेगा और ये कर नहीं सकता। ऐसा उस जमाने के बॉस लोगों को लगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद कई दिन के बाद बंबई के दूसरे ब्रांच मैनेजर को आदमी नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को उठाने के बारे में तय कर लिया। उन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना भी नंबर लग गया और हम जुड़ गए यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में। मशीन बेचने के लिए, जो साफ सफाई करने की जो मशीन होती थी, 1985 की बात कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में हमारी कंपनी में 3,500 सेल्समैन थे और 3,500 सेल्समैन का एवरेज महीने का सेल
चलता था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 6 या 7 बेच दिया, उस जमाने में अगर महीने का आपने 6 या 7 बेच दिया, तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बहुत ही बढ़िया उड़ती रेस्टोरेंट में लेके जाता और आपको एक थाली खिलाता महीने के एंड में। और अगर आपने 8 से 9 बेच दिए, तो आपका रीजनल मैनेजर, जो रीजन का हेड था, वो आपको उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिलाता था। और अगर आपने 14 भेज दिया, 14 या 15 भेज दिया, तो हमारी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अखिल मालफतिया साहब, उनके स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार जो इंडिया का सबसे महंगा गाड़ी होता था, उस महंगी गाड़ी में आपको लेके ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट होटल में लेके जाते और आपको खाना खिलाते, आपको जो चाहिए खिलाते और आपको कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में चुम्मा लगाने के लिए तैयार होता है। तो अगर मालफतिया साहब को आपने बोल दिया 14 बेचने के बाद यहाँ पर चुम्मा लगाइए, तो वो चुम्मा लगा लेंगे आपको। इतना वो सेल्स के लोगों से मोहब्बत करते थे और उन्हें बहुत इज्जत थी जो अच्छा माल बेचते हैं। अब ये बात थी 1985 की। उस जमाने में 5 दिन की बहुत सुंदर ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में सबसे पहला सिखाया गया कि जिंदगी में गोल कैसे सेट करते हैं, लक्ष्य कैसे सेट करते हैं। तब गोल सेटिंग सिखाया गया और पिछले 40 साल में हर साल मैंने अपने गोल को सेट किया और जो जो हमने सोचा वो हमने अचीव किया। तो उन्होंने गोल सेटिंग सिखाया पहले 5 दिन गोल सेटिंग और बाकी सेल्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद 11 अक्टूबर 1985 आज से 40 साल पहले एक दिन शाम को 4 बजे हमारे हाथ में 20 किलो का वैक्यूम क्लीनर और पूरे ताम झाम दे के हमको कहा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और हम उतरे 4 बजे 1985 में 11 अक्टूबर को 20 दिन बचे हुए थे अक्टूबर में और हमने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा उन 20 दिनों में और हम बन गए इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन 26 वैक्यूम क्लीनर बेचे। तो सबको लगा कि फ्लूक है, ऐसी ही हो गया होगा, हमें भी लगा ये फ्लूक है, ये कभी होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले महीने में हमने 32 बेचा, अगले महीने में हमने 36 बेचा, अगले महीने में हमने 37 बेचा, अगले महीने में हमने 39 बेचा, अगले महीने में हमने 41 बेचा, अगले महीने में हमने 43 बेचा। लेकिन अपने पिछले महीने से कभी कम हमने जिंदगी में कभी बेचा है। तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर, 4 लड़के दे दिए, बोले अभी से तू ग्रुप लीडर है, हमें लीडर बना दिया और हम इंडिया के नंबर 1 ग्रुप लीडर बने। तो उन्होंने 12 लड़के दे दिए और मुझे बना दिया सेल्स सुपरवाइजर और मेरे को कहा कि 12 लड़कों को संभालो और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर। उन्होंने बना दिया मुझे ब्रांच मैनेजर और अभी 29 लोगों का टीम मुझे दिया और मैं बन गया यूरेका फोर्स में ब्रांच मैनेजर। पहली बार यूरेका फोर्स में 200 सेल का टारगेट हमने तोड़ा एज ए ब्रांच, पहली बार 300 सेल का टारगेट हमने तोड़ा, पहली बार 400 सेल, पहली बार 500 सेल, हर टारगेट को हमने बनाया, हमने तोड़ा। आज उस कंपनी को छोड़ के 30 साल हो गए, मेरे को एक नई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उस रिकॉर्ड को तोड़ सका। इस तरह का हमने काम किया। तो उन्होंने बना दिया मुझे डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, फिर हमें डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया, एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया, रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया। और जब मैं निकला, मैं उस कंपनी का यंगेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग और रिचेस्ट, सबसे अमीर सेल्स का बंदा। इस तरह से मैंने 15 साल नौकरी करने के बाद आज से 23 साल पहले स्मार्ट बोल के जो हमारी कंपनी है उसको हमने स्टार्ट किया और आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनी मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एशियन पेंट, सारे कंपनियों को ट्रेन करते हैं और हम बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक देते हैं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पहला पगार जो होता था वो 500 रुपए थे और पहले महीने में ही मेरे को अनिल अंको साहब बोल के हमारे सेल्स के हेड होते थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी भी अपने पगार से 10 गुना ज्यादा इंसेंटिव कमाना चाहिए। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। तो पहले महीने में हमने 500 रुपए का पगार था और हमने 3.5 से 5,000 रुपए का इंसेंटिव कमाने चालू किया। उसके बाद हम 20 गुना इंसेंटिव
कमाने को शुरू कर दिए। जितनी भी इंसेंटिव थी सारे हमने कमाए। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है उस जमाने में मैं 5,000 रुपया महीने का कमाता था। तब मैंने लक्ष्य रखा कि अब 5,000 नहीं कमाना है, अब महीने का 50,000 रुपया कमाना है। तो लक्ष्य रखा, भागा भागा भागा, अपने चाल में परिवर्तन लाया, अपनी ढाल में परिवर्तन लाया, अपनी बोली में परिवर्तन लाया और 50,000 रुपया महीने का कमाता था। जब मैं 50,000 रुपया महीने का कमाता था, हमने लक्ष्य रखा कि अभी 1 लाख रुपया महीने का कमाएंगे। हमने अपने कौशल्य के ऊपर काम किया, बोलने की कलाकारी पे काम किया, सेल्स की एबिलिटी के ऊपर काम किया और हमने 1 लाख रुपया महीने का कमाने का। जब हम 1 लाख रुपया महीने का कमाते थे, हमने लक्ष्य रखा कि हम अभी 5 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया कमाएंगे महीने का। जब हम 5 लाख रुपया कमाते थे, हमने कहा कि अभी महीने का कार्यक्रम नहीं करेंगे, अभी हमें महीने का पैसा नहीं चाहिए, अभी हमें दिन का पैसा चाहिए। तो हमने लक्ष्य रखा कि दिन में हम 3,000 रुपया कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि हम 30,000 रुपये दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 3 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 5 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। जब हम 5 लाख रुपया दिन का कमाते थे, हमने लक्ष्य बोला अब ये दिन का काम नहीं चलेगा, अब तो हमें घंटे का चाहिए। हमने लक्ष्य रखा कि घंटे का 3,000 कमाएंगे, घंटे का 30,000 कमाएंगे, घंटे का 50,000 कमाएंगे, घंटे का 1 लाख रुपया कमाएंगे, घंटे का 2 लाख रुपया कमाएंगे, घंटे का 3 लाख रुपया कमाएंगे। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम रोज 10 लाख रुपया बनाते हैं। 10 लाख। मुझे याद है मेरा माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक पेन रखता था तो 2 रुपए की पेन आती थी। हमारे रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे में 2 रुपए का शार्प का पेन मिलता था, तो वो पेन रखते थे। फिर हमने लक्ष्य रखा ये पेन ज्यादा दिन रखते, हमें 40 रुपए का पेन रखेंगे, विल्सन का पेन रखते। जब हमने विल्सन का रखा, विल्सन से बोला भैया विल्सन तेरे साथ ज्यादा पेन नहीं दिखाई। उसके बाद हमने शेफर का पेन रखा, जो 400 रुपए का शेफर का पेन, 400 रुपए का शेफर का पेन 2 दिन पॉकेट में चढ़ाया। हमने उससे कहा भाई शेफर तेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, हम गोल्ड अभी सिल्वर क्रॉस पेन पे जाएंगे। तो 1,000 रुपए की क्रॉस पेन को हमने लगाया। 1,000 रुपए का क्रॉस पेन लगाने के बाद हमने लक्ष्य रखा कि 2,000 रुपए का गोल्ड क्रॉस पेन लगाएंगे। उसके बाद हमने कहा कि 20,000 रुपए का कार्टियर का पेन रखेंगे। 2 दिन कार्टियर का पेन लगवाया। हमने कहा भैया कार्टियर तेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। अब ये जो पेन देख रहे हैं 10 लाख रुपए, तो खाली 3 ही बनी है इंडिया वर्ल्ड में, 3 पेन बनी है। ये डैनियल डेलफॉय बोर्ड के पेन है। हमें याद है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पहला घड़ी था हमारे फादर ने दिया था हेनरी सैंडर्स एंड फिर वो सेकंड हैंड भी नहीं था, थर्ड हैंड भी नहीं था, मेरे ख्याल से 25वां हैंड था वो। और हमने कितना का, और जब हमने पहला घड़ी देखा सिटीजन कॉस्ट 500 रुपए के खरीदे। हमने 2 दिन सिटीजन कॉस्ट लगाया। हमने कहा भैया सिटीजन तेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। हमने टाइटन क्लासिक के ऊपर 1250 पे चले गए। 1250 के घड़ी जब पहनते थे, हम अगला घड़ी की तरफ गए क्योंकि 12,500 का था, फिर 25,000 का, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की घड़ी तक आ गए। हमें याद है माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन में सफर करते थे और ट्रेन में सफर करने के बाद एक दिन हमने लक्ष्य रखा कि अभी ट्रेन में कभी वापस ट्रैवल नहीं करेंगे, अब हम बाइक में ट्रैवल करेंगे। तो सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज का हमने टारगेट रखा। जो दिन हमने टारगेट रखा वो दिन जाके सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज, जो उस जमाने में बाइक आती थी, उसको खरीद लिया। जो दिन उसको खरीदा, चढ़ के बैठे उसके ऊपर और उससे बात की। क्या बोला? भैया तेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो आनंद ले ले मेरा, आनंद ले ले, हम ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे। वहां पर हमने लक्ष्य रखा कि अब हम राजदूत 175 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, उस जमाने में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक थी, हमने लक्ष्य रखा उसको खरीदा। जो दिन राजदूत खरीदा वो दिन हमने कहा कि सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी कार खरीदेंगे। जो दिन हमने प्रीमियर पद्मिनी कार खरीदा वो दिन हमने लक्ष्य रखा कि मारुति 800 नॉन एयर कंडीशन गाड़ी लेंगे। जो दिन मारुति 800 नॉन एयर कंडीशन गाड़ी लेके हम आ रहे थे मंदिर में पूजा करके, तो हमने लक्ष्य रखा कि अब एयर कंडीशन मारुति 800। जो दिन उसको लेके पूजा करके वापस आ रहे थे, लक्ष्य रखा कि हम मारुति एस्टीम गाड़ी लेंगे 6,35,000 रुपए का,
रोकड़ा डाउन ही लेते हैं, EMI BMI के चक्कर में पड़ते ही नहीं। जब हमने 6,35,000 रुपए का गाड़ी लेके हम मंदिर से बाहर निकले, हमने हमारी गाड़ी को देखा, स्टील को, और कहा कि तेरे साथ ज्यादा टाइम में रहेंगे। हुंडई सोनाटा 15 लाख रुपए का गाड़ी पे हमने नजर डाली और उस तारीख को जाके हमने खरीद लिया हुंडई सोनाटा 15 लाख रुपए की गाड़ी, जहां पैर जब फैला के बैठ सकते हैं। जो दिन हमने उसका पूजा करके सिद्धिविनायक टेम्पल से हम वापिस आ रहे थे, हमने लक्ष्य रखा कि अगला गाड़ी होगा मर्सिडीज E280 जो 58 लाख रुपए की गाड़ी है। 58 लाख का गाड़ी लेके हम वापिस आए, मंदिर के बाहर निकले, उसकी तरफ देखा और कहा कि तेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। और वहां से हमने S क्लास मर्सिडीज जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मर्सिडीज है उसके तरफ नजर डाली और उसको जाके खरीद लिया। जो दिन हमने वो गाड़ी खरीदी, वो दिन हमने लक्ष्य रखा कि मर्सिडीज मेबैक जो सबसे इंडिया में महंगा गाड़ी होता था 2 करोड़ रुपए की, हमने मेबैक मर्सिडीज खरीदा और आज ही सुबह हमने मर्सिडीज 3 करोड़ रुपए का मेबैक का ऑर्डर दे दिया, जो कि 4 महीने में आएगी। तो जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। तो अय्यर ने कहा कि सेल्स में चला जा, और सेल्स में जाने के बाद सेल्स को हमने नौकरी करके लिया कि प्रोफेशन करके लिया? प्रोफेशन करके लिया, और हमारे को मिला वो सारा बात, वो सारी चीजें मिली जो जिंदगी में हर आदमी को, जो भी सपने मेरे माँ बाप के थे, जो भी सपने मेरी बीवी के थे, मेरे बच्चों के थे, मेरे बहन का था, ये सारी चीजें हमने अचीव किया। क्योंकि 1985 में बड़ी बहन का शादी करने के लिए पैसा नहीं है, शादी हो नहीं रहा, छोटी बहन का शादी के लिए पैसा नहीं है। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने 18 महीने भाड़ा नहीं दिया, बल्कि जब्ती का नोटिस भेजा है। किराने वाला घर में आके बैठा, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला आके घर में बैठा हुआ, पैसे नहीं। वो दिन देखे हैं हमने, और तब हमने जो जिद पकड़ी, आज तक हमने छोड़ा नहीं है। और ये आज मैं 60 बरस का हो गया हूँ, 60 years old, और अभी तो हमने कुछ भी किया नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं कच्ची कली हूँ। क्योंकि बहुत सारे ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वगैरह पी के अभी हमने लक्ष्य रखा है कि 136 तक जीना है। अभी तो 60 की कच्ची कली हो, 60 की कच्ची कली हो, 80 साल बाकी है। अभी अगले 80 साल में हम राज करेंगे और हम वो सारी चीजें करेंगे, प्लेन खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, सब करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ इंसान, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। हमने से कई लोग रुक चुके हैं, हमने से कई लोग रुक चुके हैं, सड़ चुके हैं, और हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, हमें हर मकाम पे आगे बढ़ते रहना है। मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सक्सेस के पीछे राज क्या है आपके हिसाब से? आपके एक एक करके हाथ ऊपर करके मैं आ रहा हूँ नीचे, आप मेरे को बताइए, एक एक करके मेरे को बताइए, मेरा सक्सेस के पीछे राज क्या है? मुझे लगातार पैसे, नाम, शौहरत, इज्जत, जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ मिला, तो ऐसा हुआ क्यों? कोई लड़कियां या लेडीज हाथ में उठा रहे हैं? हाँ, यहाँ लड़की है ना? यस मैडम, आप बताइए। लगातार एज ए प्रोफेशनल हमने काम किया। हमने जैसे अभी अमिताभ बच्चन जो है 80 का हो गया, 80 बरस का हो गया, आज भी साल अंगड़ाई ले रहा क्योंकि कच्ची कली है। अभी तो 80 में कच्ची कली, मैं तो 60 की हूँ, है ना? तो हमने प्रोफेशन को बहुत दिल से लिया, इसके लिए हमें संज्ञा सर जेंटलमैन आउट किया, आप बैठिए मैडम। यस सर, क्यों मेरे को सक्सेस मिला? दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से मुझे मिला सक्सेस। इसके लिए यस सर, ग्रीन कलर के कोट में, सॉरी, जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, कि कोई भी चीज की जिद होनी चाहिए। जब तक आप जिद नहीं पकड़ोगे कि ये हमारी हालत से मुझे बाहर निकलनी है, मेरे बाप का 10 लाख रुपए का उधार चुकानी है, ये तारीख तक मुझे ये सारी चीज खरीद लेनी है, ये तारीख तक मुझे अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपया देना है, जिद नहीं पकड़ोगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा।
उसके बाद उधर रुकना नहीं है, उसके बाद 4 बेडरूम में जाना, वहां रुकना नहीं है, क्योंकि हम लीडर हैं, हमारे साथ टीम है, 500-5,000 लोगों की लीडरशिप की टीम है। अगर हम रुक गए तो हमारी टीम भी रुकेगी। अभी विद मी? तो हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो आपके साथ आपको चाहिए या ना चाहिए ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपके साथीदार जो है आपको देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं और आपके लोगों ने देख लिया, आपके डाउनलाइन ने देख लिया, ये आदमी आगे बढ़ नहीं रहा, ये आदमी के संगत में रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये आदमी बड़ी बातें करता नहीं है, ये आदमी पुरानी घिसी-पिटी बातें कर रहा है, ये आदमी जिस बाइक में है उस बाइक में सारे का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मेरा ऑफलाइन है, ये मेरा ऑफलाइन है, ये बाइक में है, ये बाइक में था, ये बाइक में ही मरेगा। अगर ये मेरे को विश्वास हो गया, मेरे को डाउनलाइन को, अगर ये डाउनलाइन संतोष नारायण को ये विश्वास हो गया कि मेरा ऑफलाइन चला वो बाइक में ही बन जाएगा, तो दुनिया में मेरे पास बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है, मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, मैं किसी और जगह पे चला जाऊंगा, मैं किसी और के साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़नी है, मैं तो डाउनलाइन हूं, मुझे तो आगे बढ़नी है, मुझे तो अपनी हालत को सुधारनी है। लेकिन मेरा अगर अपलाइन मुझे पढ़ाता नहीं है, लिखाता नहीं है, आगे बढ़ाता नहीं है और खुद आगे बढ़ने की बातें करता नहीं है, तो इसके संगत में तो मुझे रहना नहीं है। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, तो आगे और बताइए कि मेरा सक्सेस का राज क्या है। यस सर, कभी भी मैंने जिंदगी में कोई बहाने नहीं किए, बारिश हो, भूचाल हो, कुछ भी हो जाए, बंबई में पूरा बंबई भरा हुआ पानी से, अगर हमने आपको सर 10 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे हम या हमारे डेड बॉडी में से दोनों एक जरूर आएंगे। लेकिन अगर संतोष नारायण जिंदा है तो 10 बजे का 10:01 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमने कभी कोई बहाने नहीं दिए, हमने लाइफ में कभी कोई चीज के लिए बहाने नहीं दिए। जो कमिटमेंट हमने अपने हमारे बॉस को या हमारे अपलाइन को जो कमिटमेंट किया कि मैं 50 आदमी को लाऊंगा या मैं 500 पीस बेचूंगा, अपने जान पे खेल के अपनी जिंदगी में अपने सुमान को पक्का करते हुए कभी भी जो हमने वादा किया था अपने अपलाइन या बॉस से, हमने उसको निभाया, क्योंकि हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी कोई बहाने नहीं दिए, क्योंकि हमने हमेशा कहा कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। जो कंप्लेन करता है, जो एक्सक्यूज देता है, वो कुछ क्रिएट नहीं करता, और जो क्रिएट करता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता। तो अगर आप एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर साबित करना है, अगर हर चीज आपको पॉसिबल करना है, तो आपको बिल्कुल कोई बहानेबाजी करनी नहीं है। कोई भी चीज हो, बारिश आ जाए, भूचाल आ जाए, मुंबई में पूरा भरा हुआ था, अगला दिन 10 बजे का ट्रेनिंग था, एक आदमी ने शाम को फोन करके पूछा, नायर साहब पूरा मुंबई पानी में डूबा हुआ है, कल सुबह 10 बजे का ट्रेनिंग होगा कि नहीं? हमने कहा कि हरामी साले, तुमने मेरे को फोन करके हमारी शाम में गुस्ताखी कर दी, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि बारिश है और पानी है, अरे बोट है या उड़ के आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमने 10 बजे बोला है तो मुंबई में बारिश हो, भूचाल हो, कुछ भी हो जाए, हम वहां पर आएंगे, सवारी में उठता नहीं आने का। इस तरह से हमने जीवन को जिया। और क्या रीजन है हमारे सक्सेस के पीछे? यस सर, हाँ, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। सक्सेसफुल लोगों में हमने हमेशा सिखाया है, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने, कामयाब लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के रोज काम करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में कभी कभी काम करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा नहीं सोचोगे तो
जाने में छोटा सोचने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के हर महीने में पैसा बड़ा नहीं कमाओगे तो अनजाने में छोटा पैसा कमाने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के चैलेंज नहीं लोगे तो अनजाने में चैलेंज न लेने की आदत लग जाएगी। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से है। यस आप जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। तुम्हारी फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं। एंड देयरफॉर जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, नहीं तो बुरी आदतें अनजाने में लग जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम बहाने देने की आदी हो गए हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमको छोटा कमाने की आदत लग गई है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लगातार जो तुमको कंज्यूम भी करना है और दूसरे को भी बेचना है, तुमको आदत लग जाएगी खाली कंज्यूम करने की और नेटवर्क बनाने की, नए लोगों को ना बेचने की तुमको आदत लग जाएगी। जो भी कुछ हो तुम आज तुम्हारी आदत की वजह से हो, जो भी कुछ तुम्हारी आदत की वजह से। और क्या रीजन है मेरा सक्सेस के पीछे? और क्या रीजन है सर? लगातार लगे, लगातार लगे। और आज भी हमें लगता नहीं कि 40 साल काम करने के बाद हमने कुछ नहीं किया है। ऐसा लग रहा है अभी तो शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी बहुत ये क्या है ना, अभी आने वाले दिनों में ये सप्लीमेंट वगैरह का जमाना है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और ये सब करने की वजह से और वेलनेस के ऊपर, इलनेस के ऊपर में वेलनेस के ऊपर हम लोग ध्यान लगा रहे हैं। अभी पूरी इंडिया वेलनेस के ऊपर ध्यान लगा रही है। इसकी वजह से जो उम्र है लोगों की 70, 80, 90, 100 तक जाएंगे। और अभी तो ये भी कहा गया कि 150 तक आदमी जिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी बॉडी को फाइट कर रहा है। तो 150 साल तक जीने हैं तो आप मान के चलो कि अगर आप 100 साल तक चलने वाले हैं और 100 साल तक अगर आप चलने वाले हैं और आप 60 के हैं और आप 70 के हैं, तो 70 में भी पैसा वैसे ही आना चाहिए जैसे 40 में आती थी। 50 में 40 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 70 में 60 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 80 में 70 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 100 में तो इतना पैसा घर में आना चाहिए कि 90 में नहीं आया था उतना पैसा आना चाहिए। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ना बच्चों के ऊपर, ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। कल दोपहर में 2 बजे मेरे घर में शिक्षित आराम मोतीलाल ओसवाल का है। हमने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए का फंड बनाना है। 100 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को पिछले आने वाले कई दिनों में। अब वो 100 करोड़ को बनाने के लिए आजकल कितना कमाना पड़ेगा और कहां पर लगाना पड़ेगा, इसके लिए कल 2 बजे से 3 बजे मीटिंग है। ये वो आदमी बात कर रहा है जिसकी घर की जब्ती की नोटिस आ चुकी थी। वो आदमी बात कर रहा है जिसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं है। तो देयरफॉर जो मैंने कहा कि आपको जिद पकड़ना चाहिए। जिद जब तक नहीं पकड़ोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। यस मैडम, पिंक कलर के स्वेटर में आप बताइए। चाहत होना, चाहत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहत नहीं होगी कि मैं अपने बच्चे लोगों को सबसे बढ़िया जिंदगी दूं, ये चाहत होनी चाहिए बाप का या मां का। चाहत होनी चाहिए। चाहत अगर नहीं है तो मैं तो अपने बाप के पास कभी जाके पूछा भी नहीं, क्योंकि 260 रुपए की जो फीस है वो भी हम जानते थे कि 6 महीने के बाद पापा को जाके मांगेंगे तो बोलेंगे मेरे पास तो है नहीं 260 रुपए। तो उस जमाने से भी हमने छोटी छोटी चीजों को बेचने का कलाकारी को सीख लिया, क्योंकि 6 महीने के बाद तो जाके बापू से 260 रुपए तो मांगनी नहीं है फीस की। लेकिन हमारे बच्चों को हमने कभी वो दिन देखने नहीं दिया। हमने एक कसम खाई कि जब जब जो चाहिए उनको, जहां जहां चाहिए, बीवी बच्चा माँ बाप जिनको जो भी चाहिए हम पूरा करके देंगे। और उसके लिए जो मेहनत करें, जो मेहनत करना पड़े, जो पढ़ाई करना पड़े, जो खुद में इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो हम करेंगे। ये हमने तय किया। यस सर, हम आगे क्यों बढ़े सर? हमेशा हमने पॉजिटिव नहीं था सर, मैं पॉसिबिलिटी थिंक कर रहा। पॉजिटिव थिंकर जब तक पॉजिटिव रहता है, जब तक सब चीज पॉजिटिव होता है। पॉसिबिलिटी थिंकर वो है जो हमेशा हर हाल में रास्ता ढूंढ के निकालता है। तो पॉसिबिलिटी थिंकर, पॉजिटिव थिंकर से भी बहुत बड़ा इंसान होता है। ये बहुत। यस मैडम, तो क्या आप लगा के रखिए मैडम? यस मैडम, एब्सोल्युटली। हमने हर चीज की डेट डाली। ये तारीख को इतने बजे 4 बेडरूम हॉल किचन हम
खरीदेंगे 3:05 पे, हम यहाँ पर खरीदेंगे, इतना स्क्वायर फीट का खरीदेंगे, तारीख डाल दिया और उस तारीख के ऊपर काम। तो जो भी करना है उसे तारीख के ऊपर करना है। हमने आज जो भी मर्सिडीज का ऑर्डर दिया, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का मर्सिडीज का ऑर्डर दिया आज, तो वो 16 मार्च को लेना, क्योंकि 16 मार्च मेरी दीदी का बर्थडे है। तो तारीख हमने डाल दिया था, खाली बुकिंग हमने अभी कर दिया, तो ये तारीख को लेना। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस सर, यस सर। क्यों आपको लगता है कि सक्सेस मिला मुझे? एब्सोल्युटली। हमने अपने एजुकेशन पे हमेशा ध्यान दिया और उसमें खर्चा नहीं देता, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। हेलो, क्या कहा हमने? ये खर्चा नहीं है, पढ़ाई करना ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आज मैं आपको खर्चा और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझाता हूँ। खर्चा वो होता है जो आज चली गई और हमने कर दिया तो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला। समझो आज हमने पिज्जा खा लिया, 120 रुपए की पिज्जा खा ली, और अगर हमने पिज्जा खा लिया या 5,000 रुपए का हम कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया तो ये खर्चा हो गया, इससे कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर हमने 5,000 रुपए की नायर साहब की वीडियो खरीदी, जो बाहर काउंटर पे आपको मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग में 5 वीडियो है मेरे, 5 वीडियो, वो 5 वीडियो तो वैसे 46,000 रुपए की आती है, लेकिन आज यूपी चार्ज के माध्यम से आपको 3,500 रुपए में मिलेगा। अब आपने 5,000 रुपया नहीं, 3,500 रुपए की आपने वीडियो खरीदी, उस वीडियो में सारी चीजें बताया है कि एक नेटवर्कर को क्या करना है। जब एक नेटवर्कर जुड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए, एज ए लीडर एक नेटवर्कर को क्या करना चाहिए, एज ए टीम कैसे करना चाहिए। तो जब आपने 5,000 रुपए की आपने खाना पीना खा के उड़ा दिया, इससे आपको 1 रुपये का रिटर्न नहीं। लेकिन जब वो 5,000 रुपए आप वीडियोस के ऊपर या किसी किताब या कोई कोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी रिटर्न आपको 50 साल तक मिलती है। 50 साल तक आपके पास उसकी ज्ञान, वो जो वीडियो की ज्ञान है, तो संतोष मैम 10 लाख रुपए दिन में कैसा बनाता, उसका ज्ञान है। उस ज्ञान को आपने वीडियो से ले लिया तो आपका भी 10 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब उन्होंने कहा कि एजुकेशन के ऊपर मैंने खर्चा किया, मैंने खर्चा नहीं किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट है, और जितना ज्यादा आप टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना आपको टीम और आपके बॉडी से आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आज का शो का नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मैं बोलता हूं कि सब कुछ मुमकिन नहीं है। आज का शो का नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी हर चीज मुमकिन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन नहीं है। क्यों सब कुछ मुमकिन नहीं होता? क्यों सब कुछ मुमकिन नहीं होता? भले हम सोचेंगे और नारेबाजी तो लगाएंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि सब कुछ पॉसिबल है? ऐसा होता क्यों नहीं है सर? इन्हें ये कहते हैं कि हम भी बहुत सारे टारगेट लेते हैं, लेकिन खुद पे अविश्वास होता है हमें। तो विश्वास को अगर पैदा करना है तो बाहर विश्वास के ऊपर भी वीडियो मिलेगा। संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष करने के लिए हम रेडी नहीं है, और देयरफॉर एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। सब चीज मुमकिन नहीं है क्योंकि हम वो संघर्ष करने के लिए रेडी नहीं है जो संघर्ष हम करना चाहते हैं। सर, हम अभी भी ये तय नहीं किए हैं कि ये जो हमने काम लिया है नेटवर्कर का, इसमें क्या हम प्रोफेशनल बनेंगे कि नहीं, ये हमने अभी तय नहीं किया। क्योंकि जब तक आप तय नहीं करेंगे कि मुझे इसको प्रोफेशन करके लेना है, तब तक कुछ नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग यानी बेचने की जो कलाकारी है, ये एक प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हम में से हर आदमी ने जिंदगी में पिछले 10,
20-25 साल में बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ करने की हमारी चाहत भी रही होगी, लेकिन फिर भी हम उस मकसद तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अभी भी हमने ये तय नहीं किया कि हम इसको ऐसे प्रोफेशन लेंगे। ये तय नहीं किया गया, ये आपको तय करना है। किसी ने बुला के आपको जुड़वा दिया और आप बन गए डाउनलाइन, इससे काम होने वाला नहीं है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको प्रोफेशन करके चुनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग जैसे आप लोगों ने कहा और मैं बताना चाहता हूं, सेल्स स्वाभाविक रूप में लोगों को आती नहीं। सेल्स जो है, सेल्स डज नॉट कम नेचुरली। नेचुरली का मतलब है नैसर्गिक तरीके से सेल्स सबको नहीं आता, हमारे निसर्ग में नहीं है। अनजान लोगों को जाके मिलना, बेचना, रिजेक्शन लेना। 100 जन को मिलने जाता था, मैं घर घर में जाता था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं यूरेका फोर्स से आया हूँ। खड़े दरवाजा साले ने मुंह पे मार दिया। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं यूरेका फोर्स से आया हूँ। खड़े ऐसे 100 दरवाजे जब मारते हैं तो मुंह पे 95 लोगों ने दरवाजे रिटर्न मारे। 95। बहुत जिल्लत होती थी, बहुत गुस्सा आता था कि 100 जन के दरवाजे पे जाके हम टकराते थे तो 95 लोग, 95 लोग हमें भगा देते थे। लेकिन हमारे बॉस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी वो 95 लोग नहीं बनाते, तुम्हारी जिंदगी वो 5 लोग जो तुम्हें अंदर आने देते हैं वो लोग बनाते हैं। तो हमें इस बात का दुखी नहीं था कि 95 हमारे मुंह पे दरवाजा मार रहे हैं, क्योंकि वो जो 5 है वो हमारी मर्सिडीज का बंदोबस्त करेंगे, वो जो 5 है वो हमारी BMW का बंदोबस्त करेंगे, वो जो 5 है वो हमारे कंपनी का, हमारे फ्यूचर का बंदोबस्त करेंगे। ये हमारे को समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेल्स जो है निसर्ग से नहीं आता, नैसर्गिक रूप में आदमी को आता है। माँ के कोख से कोई बेचने की कलाकारी सीख के आता नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है। निसर्ग से तो उंगलियां मिल गई, बापू हमारे बाप की आंखें मिल गई, हमारी माँ की चाल मिल गई, लेकिन बेचने की कलाकारी को बाहर आने के बाद सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेल्स डज नॉट कम नेचुरली, सेल्स मैनेजमेंट डज नॉट कम नेचुरली टू मेनी। सेल्स मैनेजमेंट यानी लोगों से काम निकालना। मेरे जो डाउनलाइन है सब जो 100, 200, 500, 5000, ये सेल्स मैनेजमेंट है। सेल्स मैनेजमेंट जो है वो एक अलग कलाकारी है, उसके लिए सीखना पड़ता है। Therefore, एक साइड में एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इसलिए क्योंकि सेल्स नेचुरली सबको नहीं आती। दूसरी बात, सेल्स मैनेजमेंट जो है नैसर्गिक रूप में सबको आती नहीं है। तीसरी बात, सेल्स लीडरशिप। सेल्स लीडरशिप डज नॉट कम नेचुरली। लीडरशिप का मतलब है हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हमारे डाउनलाइन करके जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, एक लीडर का काम है उसे परिवर्तित करना। लीडरों का काम है लोगों में परिवर्तन लाना। समझ लो, एक टीचर हमारे साथ जुड़ती है, मैं अपलाइन हूं, टीचर डाउनलाइन है। अब टीचर हमारे साथ जब जुड़ती है तो टीचर में 3 चीजें नहीं है, ना सेल्स है, ना सेल्स मैनेजमेंट है, ना सेल्स लीडरशिप है। वो जो टीचर जब हमारे साथ जुड़ती है, वो टीचर इतिहास पढ़ाती थी पिछले 17 साल से। 37 बरस की लेडी है, औरत है, 37 बरस की, 17 साल से वो स्कूल में इतिहास पढ़ाती है। और उस इतिहास पढ़ाने वाली टीचर को जब हम आपके में हमारी टीम में जुड़वाते हैं, ये तीनों चीज उसमें नहीं है, न सेल्स है उसमें, न सेल्स
मैनेजमेंट है उसमें, न सेल्स लीडरशिप है। वो जब जुड़ती है उसे इस लाइन के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचिंग तो उसको मालूम है, लेकिन ये तो बेचने का काम है, ये बेचने का काम तो टीचर को आता नहीं है। देयरफॉर बेचने की कलाकारी हमें टीचर को सिखाना पड़ेगा। अब टीचर को देखिए, टीचर को देखिए, क्या उसे रोज सुबह अलग अलग स्कूलों में जाना पड़ रहा है? यस और नो? एक ही स्कूल में जाना पड़ेगा, है ना? हो सकता है जयप्रकाश नारायण स्कूल में वो पढ़ाने जाती है, रोज उसे नए सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है ना? रोज उसे नए बच्चे ढूंढने पड़ते हैं। मतलब रोज सुबह अगर टीचर को बोल दे रहे कि पटना की गलियों में जाइए और 50 बच्चों को ढूंढिए और क्लास में लाइए और इतिहास सिखाइए, क्या ऐसा है? नहीं। टीचर जब जाती है स्कूल में, स्कूल में, तो वहां पर जो ऑफिस बॉय है वो सलाम मारता है, गुड मॉर्निंग टीचर, प्रिंसिपल गुड मॉर्निंग, एंट्री मारती है, क्लास में बच्चे सारे 50 खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। अब टीचर ने अच्छा पढ़ाया या नहीं भी पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, तो भी बच्चे तो बेचारे चुपचाप बैठ के सुनेंगे, बच्चे तो टीचर को चैलेंज भी नहीं करेंगे, बच्चे तो कुछ बोलेंगे नहीं, बच्चे तो बोले तो ये तो हमारे टीचर है, हमारे पढ़ाने वाले, इसको कैसे हम चैलेंज करेंगे? तो चुपचाप बैठे। टीचर ने पिछले 20 साल में इतिहास के ऊपर कुछ नया सीखा भी नहीं। जो 20 साल पहले उसे मालूम था इतिहास के बारे में, वही रोज सुबह घुमा घुमा के 20 साल से पढ़ा लिया। अब सारे तुम लोग उस टीचर को पकड़ के डाउन लाइन बना, अब टीचर की ठंड गई, अब टीचर को नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो गेम ऐसा है कि रोज सुबह जाओ, 50 को पकड़ो, बिठाओ और पढ़ाओ। तो ये जो लाने का जो काम है, 50 जन को लाने का जो काम है, ये जो नैसर्गिक रूप में टीचर ने अपने माँ के कोख से तो सीख के लिया, वो तो तुम सारे हरामी अपलाइन को सिखाना, तुमको उनको शायद मालूम नहीं होगा, तुम्हें अगर नहीं मालूम तो तुम सिखाओगे नहीं, तो तुमने तो उसको पकड़ के लाया, अपने डाउनलाइन में डाल दिया, और तुम रोज उसको सभी गैस मारते हो कि हमें करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम करेंगे। टीचर तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा हूँ तो चमक है, तुम बड़ी इंसान बन सकती हो, तुम्हारे अंदर वो जोश है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तुम सब कुछ कर सकती हो। टीचर उठ, तू टीचर की ताव में आ जाती है, लेकिन दूसरे करना क्या नहीं, तू सब कुछ कर सकती है, तेरे में जान है, तुमको सब मालूम है, तेरे में जान है सब, लेकिन करना ये तुम्हें बता रहा था कि हारना नहीं है, जीतना है। टीचर के नीचे सारे गधे, तो मैं समझ गई हारना नहीं है, जीतना है, इसीलिए तो आपसे मैं तेरे साथ जुड़ी हूँ, लेकिन करना क्या है, लोगों को लाना कैसे, ये मीटिंग लेना कैसे, लोगों में हाथ भरनी कैसे, प्रोडक्ट को सिखाने कैसे, ये तो बता। Are you getting my point? Yes. That is why न सेल्स टीचर को आती है नैसर्गिक, न तुम्हें आती है नैसर्गिक। और ये बात तो सुबह 12 बजे साबित हो गया जब हमने पूछा सेल्स एक साइंस है कि आर्ट है कि कौशल्य है, तो उसको विकास ने तो बता दिया कि कौशल्य। अभी तो हमको भी नहीं मालूम कि सेल्स क्या है, और कहने के लिए बोलते हैं कि हम 15 साल से इसी में हैं, मतलब 15 साल से हम फिर भी डांस कर रहे हैं, भले हमको ये सारे बातें मालूम नहीं है, फिर भी हम डांस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सेल्स लीडरशिप यानी अब टीचर को बदलना है, टीचर में परिवर्तन लाना है, टीचर को रूपांतरित करना है। टीचर 37 वर्ष की है, उससे कितने साल से टीचर का काम कर रही है? 17 साल से। 17 साल से टीचर का मोल्ड बन चुका है। टीचर को 32,000 पगार लेने की, टीचर खुश, टीचर के कोई सपने नहीं। फिर 21 वर्ष की उम्र में फिर उसकी 22 में शादी हो गई और फिर एक
निकम्मा मिल गया उसको, उसका हस्बैंड, और टीचर की सारी सपने खलास हो गए। अब टीचर की कोई सपने नहीं, टीचर 37 की हो गई, 2 बच्चे भी हैं, एक हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है। टीचर अब बैठ, उस टीचर को तुम्हें परिवर्तित करना, उस टीचर को तुम्हें रूपांतरित करना। उस टीचर के अंदर जो 32,000 रुपया कमाने वाली टीचर को ये विश्वास दिलाना है कि 3,20,000 भी हो सकता है नहीं। अब टीचर विश्वासी है, टीचर को ऐसा लगता ही नहीं दूर दूर तक कि 32,000 का 3,20,000 कभी मरने के पहले हो भी सकता है कि ये टीचर विश्वासी नहीं कर रहे। इसीलिए बहुत ही बढ़िया बोलने की कलाकारी तुमने होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया बोलने की कलाकारी तुमने होनी चाहिए, ग्रेट कम्युनिकेशन तुमने होना चाहिए। ये जो मैं बोलने की कलाकारी के लिए मैंने 7 अलग अलग प्रोग्राम मुंबई में जाके किया था जहां पर बोलने की कलाकारी सिखाई जाती है। हमने एक कोर्स किया 14 सेशन 1.5 महीने का बोलने की कलाकारी, मिल्क बोल के प्रोग्राम, हमने प्रमोद पालेकर साहब का प्रोग्राम, इंडो अमेरिकन सोसाइटी का प्रोग्राम, इंडो जर्मन सोसाइटी का प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम, अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग के बोलने की कलाकारी की हमने कोर्स किया। और हर कोर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। और तब जाके, क्योंकि अच्छा बोलने की कलाकारी माँ के कोख से सीख के नहीं आते। ये जो अच्छा बोलने की कलाकारी ये भी माँ के कोख से नहीं आता। देखिए, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सेल्स नैसर्गिक नहीं है। सेल्स, लोगों से काम निकालना, सेल्स मैनेजमेंट, ये भी नैसर्गिक नहीं है। लोगों में परिवर्तन लाना एज ए लीडर, ये भी नैसर्गिक नहीं है। बढ़िया बोलने की कलाकारी, ये भी नैसर्गिक नहीं है। और लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी, लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी भी, लगातार नए चैलेंज लेने की कलाकारी भी नैसर्गिक नहीं। हमें ये सब कुछ फैक्ट्री फिटेड नहीं है, हमें ये सारी क्वालिटियां नहीं है। ये क्वालिटियों को हमें डेवलप करना पड़ता है। दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो। अगर आपने अपने ऊपर, खाली टीचर को छुड़वा देने से टीचर 3,20,000 महीने का नहीं कमाएगी, ना ही तू उसे कमाने का रास्ता सिखा सकता है। क्योंकि ये सारी बातें जो टीचर में परिवर्तन लाना है, तो खुद में जो परिवर्तन लाना है, ये जो क्वालिटियां हैं नैसर्गिक, अगर नैसर्गिक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा। कुछ क्वालिटियां हमें होगी, शायद हम अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। कुछ क्वालिटियां हमें होगी, शायद हम थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन सारी जो क्वालिटियां हैं, इसको सीखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आपको बनानी पड़ेगी एक लाउडली फाउंडेशन बनाना। अगर आपको आगे बढ़नी है, अगर आपको एडवांस करना है लाइफ में, तो आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, नींव डालनी पड़ेगी। सेल्स का नींव, अलग अलग चीजों की नींव डालनी पड़ेगी। और जिस इंसान ने अपने नींव के ऊपर काम नहीं किया, वो 2 मंजिले का बिल्डिंग बनाएगा, फिर गिर जाएगी, फिर टीम बनाएगा, फिर टीम टूट जाएगी, फिर एक टीम बनेगी, फिर वो टीम काम नहीं करेगी। ये बनाना, बनना और टूटना लगा रहेगा जब तक आप अपना नींव को पक्का नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर a foundation has to be laid। आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और देयरफॉर बहुत चीजों में आपको हावी होना पड़ेगा। आपको बहुत चीजें, many things have to be conquered। कई चीजों के ऊपर आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना। आप में से कितने लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको सचमुच में बढ़ना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं? जिंदगी बनाना चाहते हैं? अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं? लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे रास्ते
ऊपर काम करूंगा, मैं अपनी नींद बनाऊंगा। एक बढ़िया सा आज देखिए मैं 7 का हो गया, नींद बनाने चालू किया था मैंने 40 साल पहले। 40 साल पहले और 40 साल पहले मतलब पहले 5 साल में मैंने बहुत सारी नींद बनाई। उन 5 सालों में मैंने जितने भी ऑडियो मिले, जितने वीडियो मिले, जितने कोर्स थे मुंबई शहर के अंदर और अलग अलग शहरों में, सब मैंने कर डाला। क्योंकि मेरे गुरु सिंह जिगलर साहब ने कहा कि जितना भी कमाते हो उसका 15% अपने ऊपर डेवलपमेंट के लिए लगाइए। उन्होंने कहा 1000 रुपया कमाते हो महीने का तो 1500 रुपये का ऑडियो वीडियो या किताब या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो तो 1500 रुपये का कोई किताब ऑडियो वीडियो कोई प्रोग्राम महीने का। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 15,000 रुपया अपने ऊपर लगाइए। जैसे आपने 15,000 रुपया अपने ऊपर लगाया, जब आप 1 लाख रुपया कमा रहे थे, आप 5 लाख की तरफ निकल गए। यानी 1 लाख कमाने वाले ने 15,000 अपने ऊपर डाला तो 1 लाख कितना बन गया? 5 लाख। लेकिन 15,000 रुपया बचाओगे तो थोड़े टाइम के बाद ये 1 लाख रुपया भी आना बंद हो जाएगा। ये याद रखिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो तो आपके अंदर की सारी क्वालिटियां एक एक करके मरने चालू हो जाती है। एंड देयरफॉर आज 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी कल 90,000 पे चला जाएगा, परसों 75,000 पे चला जाएगा, क्योंकि उसने जब 1 लाख कमाया था अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 1 लाख से 5 लाख की तरफ निकल जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी और खास करके एक चीज जो है, जो सबसे पहला आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी और वो चीज है एक बीमारी, एक डिजीज, जिसके ऊपर आपको जीत हासिल करनी होगी। अब वो डिजीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उस बीमारी के बारे में, उस रोग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक ना न्यूट्री विटामिन मिला के रखा। सबसे पहला, वैसे तो कई चीजों के ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहला एक बीमारी के ऊपर आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। उस बीमारी के बारे में हम अभी बात करेंगे। वो एक रोग है, वो एक वायरस है, वो एक सिकनेस है, वो एक इन्फेक्शन है। उस बीमारी की वजह से तुम बहुत कुछ कर नहीं पाए आज तक। वो बीमारी तुम में है, वो डिजीज तुम में है, हम में है, हम सब में वो डिजीज है। उस रोग के कारण हम वो करते हैं जो करना नहीं चाहिए और वो नहीं करते हैं जो करना चाहिए। क्या करते हैं हम वो करते हैं जो करना नहीं चाहिए। बोलिए जोर से, हम वो करते हैं जो करना और हम वो नहीं करते हैं जो करना। ये डिजीज की खास बात है और हम इस डिजीज के ऊपर बात करेंगे। आर यू ऑल रेडी? ओके। अब मैं 4 वाक्य यहाँ पर बताऊंगा और आपको कहना है कि इस इंसान को हम क्या कहेंगे। आर यू रेडी? इस इंसान को क्या कहोगे? He who knows not and knows not that he knows not. वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। ये आदमी जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। He does not know and he does not even know that he does not even know. वो जानता नहीं है और जानता नहीं है और वो जानता नहीं है। इस आदमी को तुम क्या कहोगे? इस आदमी को तुम क्या कहोगे जो जानता नहीं है और जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है? इसको क्या कहोगे? हाथ ऊपर करके बताइए। यस सर, जेंटलमैन हाउस है, आप बताइए। उस आदमी का नाम बताइए। मूर्ख, एब्सोल्युटली। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। मतलब ये वो आदमी है जिसको ये भी नहीं मालूम कि उसको क्या नहीं मालूम। उसे मालूम भी नहीं है, उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम। बोलिए, उसे मालूम नहीं